लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हित या दबाव समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना। आधुनिक के मानव समाज में अनेक प्रकार के हित पाए जाते हैं, जैसे कृषि है, कृषक है, मजदूर है, मालिक है, व्यापारी है, राज्य कर्मचारी है, विद्यार्थी है आदि। समाज में पाए जाने वाले इस तरह के विभिन्न हित अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह बना लेते हैं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये देखने में आ रहा है कि समूह की मांगों व उनके समर्थन में भी सरकारों की ये कार्य प्रणाली निर्भर रहने लगी है। एक सीमा तक सामूहिक जीवन अथवा समाज के विभिन्न हित शासन व्यवस्था की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने लगे हैं। ये भी प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान राजनीतिक दल समाज के सभी वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ऐसी स्थिति में समाज के ये विभिन्न हित जब संगठित स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं तो इन्हें हित समूह कहा जाता है। जैसे कॉलेज में छात्र संघ, किसान संघ, शिक्षक संघ और इंटेक तथा एटक जैसे मजदूर संघ, व्यापारी और व्यवसायिक जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री आदि ऐसे संगठन हैं जो हित समूह के रूप में जाने जाते हैं। समाज में पाए जाने वाले इन विभिन्न हित समूहों का उद्देश्य अपने सदस्यों का सामाजिक, आर्थिक या व्यवसायिक उत्थान करना होता है। ये सर्वविदित है कि समाज में अनेक हित पाए जाते हैं और वे जो हित है यदि वे संगठन स्वरूप ले लेते हैं तो हित समूह की संख्या भी एकाधिक हो सकती है। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जब वे संगठित हित समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी सहायता चाहने लगते हैं, सरकार के निर्णयों को अपने पक्ष में कराना चाहते हैं या इस हेतु जब वे सरकार पर दबाव डालते हैं तो ये हित समूह दबाव समूह में बदल जाते हैं। कहने का है प्रारंभिक जो हित समूह बाद में सरकार पर जब दबाव डालते हैं या अपने हित में जो कार्य कराना चाहते हैं तो ऐसा दबाव समूह का रूप ले लेते हैं। अब देखेंगे दबाव समूह का अर्थ क्या है। एक दबाव समूह उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है जिसके एक से अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं और जो घटनाक्रम को विशेष रूप से विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्य को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सके उन्हें प्रोत्साहित भी दे सके। इनको दबाव समूह कहा जाता है। अब देखिए दबाव समूह का विकास किस प्रकार से हुआ, ये जानकारी प्राप्त करेंगे। दबाव समूह का प्रारंभ अमेरिका में माना जाता है। वहाँ दबाव समूह के लिए एक लॉबी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में लॉबी का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपने समूह के विशेष हितों के अनुरूप मत देने के लिए प्रभावित करने का अभियान चलाते हैं। अमेरिका में इस प्रकार के विभिन्न हित समूह के लोग व्यवस्थापिका से संलग्न कमरों, बरामदों या दर्शक दीर्घाओं में बैठकर सरकारी निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए किसी भी वैधानिक या अवैधानिक साधन को अपनाने में संकोच नहीं करते। अमेरिका से आरंभ हुई यह गतिविधि आजकल वर्तमान विश्व की सभी राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती है। तो इसका विकास अमेरिका में हुआ और धीरे धीरे आजकल सभी देशों में इसको विद्यमान है राजनीतिक व्यवस्था में। अब देखिए दबाव समूह के कौन कौन से लक्षण हैं। पहला जो लक्षण है वह है औपचारिक संगठन। दबाव समूह औपचारिक संगठन के रूप में संगठित व्यक्ति समूह होते हैं। व्यक्तियों का झुंड दबाव समूह नहीं कहला सकता, अपितु उनका औपचारिक रूप से संगठित होना आवश्यक है। यह औपचारिक का अर्थ है कि एक लिखित आधार पर जो उद्देश्य हो
उनको लेके जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य संगठन बनाते हैं उसको औपचारिक संगठन रूप से कहा जाता है। अपितु उनका औपचारिक रूप से संगठित होना आवश्यक है। समूह के विभिन्न हितों की साधना के लिए समूह की तरफ से पैरवी करने वाले समूह के द्वारा औपचारिक ढंग से निर्वाचित मनोनीत प्रतिनिधियों की व्यवस्था दबाव समूह के लिए होती है। सदस्य बनने के लिए प्रत्येक दबाव समूह में अपने नियम, सदस्य शुल्क, नियम निर्माता समिति का कार्यकारिणी होती है और वे समस्त तत्व औपचारिक संगठन के लक्षण माने जा सकते हैं। दूसरा दबाव समूह का जो लक्षण है वह है सर्वव्यापक प्रकृति। दबाव समूह सर्वत्र पाए जाते हैं। सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं, यहाँ तक कि वो सर्वाधिकारीवादी और स्वेच्छाचारी व्यवस्था में भी इनका अस्तित्व पाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो दबाव समूह लोकतंत्र के प्राण माने जाते हैं। आधुनिक राजनीतिक दलों का ये एक प्रकृति हो गई है कि सामान्यतः चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं, किंतु दो आम चुनावों के बीच के अंतराल में दबाव समूह की जनता और सरकार के बीच निरंतर संपर्क स्थापित करने का दायित्व निभाते हैं। तीसरा जो विशेषता है वो है सुनिश्चित स्वहित। दबाव समूह सुनिश्चित और विशिष्ट हितों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक दबाव समूह के उद्देश्य वह सभी हितों की निश्चितता कि विभिन्न व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। जब तक व्यक्तियों के समक्ष कोई सुनिश्चित और स्पष्ट सविहित नहीं होगा, किसी दबाव समूह का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरों शब्दों में, समान हितों की स्थिति में ऐसे हितों की रक्षा करने के लिए सरकार प्रभावित करने के उद्देश्य से संगठित किए गए समूह की हित समूह कह सकते हैं। यानी स्वयं का कोई हित हो और सामूहिक रूप से जो है उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं, तो ये सुनिश्चित स्वहित है इसमें। चौथा जो इसके लक्षण है वह है राजनीतिक क्रिया अभिमुखी। दबाव समूह अपने विशेष हितों की साधना के लिए राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं। वे पूर्णतः संगठित नहीं होते और न ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। उनका उद्देश्य अपने हित विशेष के लिए सरकारी नीतियों और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करना मात्र होता है। अतः यह माना जा सकता है कि कार्यविधि की दृष्टि से वे राजनीतिक क्रिया अभिमुखी होते हैं। वे शासन संचालन से अलग रहते हैं, परंतु शासन तंत्र से बाहर रहकर भी उसे अपने हितों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि दबाव समूह पूर्णतः राजनीतिक से कुछ कम और पूर्णतः अराजनीतिक से कुछ अधिक, अर्थात राजनीतिक और अराजनीतिक स्थिति के मध्य की प्रकृति के होते हैं। अगला जो लक्षण है ऐच्छिक सदस्यता। जैसा कि पूर्व में ही उल्लेख कर दिया जा चुका है कि दबाव समूह का गठन विशेष हितों की साधना के लिए किया जाता है। अतः इनकी सदस्यता वही व्यक्ति प्राप्त करते हैं जिनके हितों की पूर्ति उनके द्वारा होने की संभावना रहती है। अर्थात दबाव समूह की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कोई भी संबद्ध व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र रहता है, उससे मजबूर नहीं किया जा सकता। एक बार सदस्य बनने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति ये अनुभव करे कि उसके हितों की पूर्ति नहीं हो रही तो वो सदस्य का त्याग कर सकता है। एक व्यक्ति एक साथ अनेक दबाव समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। कोई समाज में रहते हुए मनुष्य के लिए हित अनेक समुदायों के एक साथ जुड़े रहते हैं। अगली जो विशेषता है अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह विशेष हितों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं और उनकी पूर्ति हो जाने के साथ ही वो लुप्त या समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, किंतु ये बात सभी दबाव समूह पर लागू नहीं की जा सकती। व्यावसायिक और व्यापारिक जो संगठन तथा मजदूरों के संगठन प्राय निरंतर चलते रहते हैं, क्योंकि समाज में इनके हितों का अस्तित्व भी
निरंतर बना रहता है। अब अपन देखेंगे राजनीतिक समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो अंतर है या समन्वय है वो उसके बारे में जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों के मध्य सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। इन दोनों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे की सहायता और सहयोग लेना चाहते हैं। किंतु इन पारस्परिकता का अर्थ ये नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि भी कभी कभी दबाव समूहों का निर्माण राजनीतिक दलों की पहल से होता है तथा राजनीतिक दल भी दबाव समूह की पहल पर बनते हैं, किंतु विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे दोनों ही पहलकर्ता संगठन से स्वतंत्र हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल कभी कभी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्वतंत्र तथा पारस्परिक विरोध में भी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अवसर भी आते हैं जब दबाव समूह किसी एक दल से नहीं बल्कि उससे अधिक राजनीतिक दलों से अपना कार्य कराना पड़ता है। तो ये दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच जो संबंध है उसके बारे में चर्चा की। अब हम करेंगे दोनों के अंतर, दोनों में किस प्रकार का अंतर है। दबाव समूह व राजनीतिक दलों में पारस्परिक समानताएं होते हुए भी बहुत अंतर पाया जाता है। विचारक हाइनर और लेविन ने कहा कि दोनों में मौलिक अंतर यह है कि जहां राजनीतिक दल एक निश्चित अवधि के बाद मतदाताओं के समक्ष शासन की सत्ता को ग्रहण करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, वहीं दबाव समूह न तो ये दावा प्रस्तुत करते हैं और न ही सरकार चलाने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। दोनों के मध्य अंतर कुछ शीर्ष बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। पहला जो बिंदु है उद्देश्य संबंधी अंतर। दबाव समूह व राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा जो अंतर है वो उद्देश्य संबंधी है। दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है और वह अपनी तो या विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, जबकि जो राजनीतिक दल का उद्देश्य सामान्य और संपूर्ण समाज के हितों की साधना से संबंधित होता है। तो ये जो उद्देश्य में अंतर में दोनों में। दूसरा है राजनीतिक प्रक्रिया का अंतर। ये सर्वविदित है कि राजनीतिक दल राजनीति में सत्ता पर अधिकार करना चाहते हैं, इसलिए उनकी आचरण प्रक्रिया पूर्णतः राजनीतिक होती है। जबकि दबाव समूह राजनीतिक में भाग नहीं लेते, वे बाहर रहकर राजनीति को केवल प्रभावित करना चाहते हैं, राजनीति प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं बनते। वे निर्णय निर्माण को और निर्णयों का प्रभावित करने में रुचि रखते हैं, स्वयं निर्णय निर्माता नहीं बनना चाहते। जबकि राजनीतिक दल निर्णय लेने वाले बनना चाहते हैं, वे इस हेतु चुनाव लड़ते हैं। जबकि दबाव समूह चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ प्रभाव डालना चाहते हैं, इसलिए दबाव समूह को राजनीतिक भूमिका कुछ लुका छुपी सी रहती है। तो ये राजनीतिक प्रक्रिया का अंतर है। अब है अगला जो अंतर है सदस्यता संबंधी अंतर। दबाव समूह व राजनीतिक दलों का ये दूसरा मौलिक अंतर होता है। राजनीतिक दलों की सदस्यता अनियन अथवा अपवर्जक होती है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। दबाव समूह के संदर्भ में ऐसी स्थिति नहीं है। एक ही समय पर एक से अधिक अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए वे एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। कहने का जो सदस्य का अंतर है कि राजनीतिक दल एक समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य व्यक्ति रह सकता है, एक सदस्य, जबकि दबाव समूह का एक व्यक्ति अनेक समूह का सदस्य एक समय पर रह सकता है। जो अगला जो अंतर है कार्यक्षेत्र संबंधी अंतर। राजनीतिक दल और दबाव समूह में कार्यक्षेत्र संबंधी अंतर भी है। दबाव समूह का कार्यक्षेत्र अपने विशिष्ट हितों तक सीमित या संकीर्ण होता है, जबकि राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र एक विशाल कार्यक्रम के आधार पर
विस्तृत होता है। राजनीतिक दल एक विस्तृत संगठन होते हैं जो करोड़ों मतदाताओं का समर्थन पाना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित साधन तक ही सीमित रहते हैं। जो अगला जो अंतर है, संगठन संबंधी अंतर। इन दोनों में संगठन संबंधी अंतर भी होता है। राजनीतिक दलों का संगठन राष्ट्रव्यापी होता है और साम्यवादी दल जैसे कुछ दल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी होते हैं, परंतु दबाव समूहों की तुलना में संकीर्ण या केवल हित व्यापी होते हैं। यद्यपि आजकल दबाव समूहों का दायरा भी बढ़ रहा है, राजनीतिक दल का संगठन भी प्रदेश या प्रांत तक ही सीमित होने लगा है। इन दोनों में संगठनात्मक अंतर अब कम होता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्य संचालन के लिए अपना संगठन बना लेते हैं। इस प्रकार दबाव समूह और राजनीतिक दलों के प्रमुख अंतर पाए जाते हैं। धन्यवाद।